पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, एक मिहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है, सभी का पहला नाम, यानी सभी के नाम का पहला वर्ड है, ठीक है। एक मिहा चेरी ईबे लीबे, इससे पहले एक बताए थे नाली रीड, हाँ लीबे लीबे, ठीक है। एक मिहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है, सबका नाम आ जाएगा। आप बुक देख के नाम भी लिख सकते हैं, हम उसे बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। और इससे पहले नाली रीड बताए थे 72 से लेके 88 तक। क्या हुआ फिर से, अब इतना ना बात कर रहे हैं, शांत रहिएगा, मुंह बंद कर लीजिए ना थोड़ा, आप ही लोग बोलिए, देख रहे हैं पंखा बोलेंगे ना तो वहां से वहां तक भी आवाज नहीं जाएगा, पंखा खुलेगा तो। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, एक मिहा चेरी ईबे लीबे, पंडित जी के मंत्र की तरह ध्यान रखिएगा, समझे, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। इसके साथ साथ चलिए आप बताइएगा, एक आसान क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं हिस्ट्री के दौर में ही, ठीक है, और पॉलिटी बीच में मिक्स करेंगे थोड़ा। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी में आप पूछा जाता है कि मगध पर पहला वंश कौन था? हर्यक वंश था, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार के द्वारा जो है मगध पर कब वंश का, हर्यक वंश का स्थापना किया गया था? 544 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, 544 बीसी में। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मगध पर जो है एक पूछा जाता है कि किस वंश का जो है, मगध के किस वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो हर्यक वंश के नाम, हर्यक वंश को जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि एक दूसरे को जो है, यानी गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या करके बैठता था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अब आगे पूछा जाता है, मगध पर जो है शासन करने वाले वंश का क्रम पूछा जाता है कि मगध पर जो शासन किया गया है उसमें जो है वंश का क्रम कौन कौन सा है, कैसे है। तो सबसे पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा की बात करते हैं शिशुनाग वंश, तीसरा की बात करते हैं नंद वंश हो जाएगा, अगर चौथा की बात करते हैं मौर्य वंश, और पांचवा की बात करते हैं शुंग, छठा कण्व, और सातवां की यदि बात करते हैं तो सातवाहन वंश होता है, यानी आंध्र सातवाहन। इसके लिए एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं, हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा, इसे आपको सातों वंश का, यानी मगध पर जो है 7 वंश का क्रम होता है, पूछ देता है कि इनमें से आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, इसके बाद म से मौर्य, सु से शुंग, और क से कण्व, फिर आगे सातवाहन वंश हो जाएगा। ठीक, नहीं लिख अभी सुन के चलाइए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर रहेगा, आप जाके लिख लीजिएगा वहां, ठीक है। ये तो हो सकता है ना, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। इसके बाद हम बता रहे सातों वंश का जो है संस्थापक की बात कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए, तो आप हर्यक वंश के संस्थापक सभी लोग जान चुके हैं, क्या होगा? बिंबिसार। एक बिंबिसार और दूसरा फंसते हैं लोग बिंदुसार में, ठीक है। तो हर्यक वंश में आप जानते हैं बिंबिसार हो जाएगा, और बिंदुसार की बात करते हैं तो मौर्य वंश में हो जाएगा। अब मौर्य वंश से रिलेटेड जो है पूछा जाता है कि मौर्य वंश का शासक का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, चंद्र, बिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति, यानी मौर्य वंश के 5 शासक का नाम बता रहे हैं, जिसमें आप 4 शासक का नाम आप सभी को दिखता होगा, ठीक है। चौथा के बाद 5वां शासक का नाम जो है जनरली सभी बुक में नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्र, बिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति। इससे चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हुए, चंद्र के बाद बिंदु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यानी बिंदुसार, और सारे समझ गए होंगे पहला नंबर। आगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद हो जाएगा अशोक, अशोक का फिर पुत्र होता है कुणाल, और कुणाल के बाद कौन आता है? संप्रति आता है। आपको बताना है, जो देवनाम प्रिय की उपाधि से विभूषित अपने आप को करने वाला शासक कौन था? अशोक ही था। और आगे पूछा जाता है मौर्य वंश का जो है अगला कौन सा शासक था जो अशोक के जो है अवधारणाओं को मानने का काम किया था, और उन्होंने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। तो अशोक का परपौत्र थे दशरथ, ठीक है, दशरथ, जिनके द्वारा जो है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया गया था। आगे हर्यक वंश के संस्थापक आप बिंबिसार, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश है, जो कि शिशुनाग के वंश के संस्थापक शिशुनाग ही होंगे, ठीक है। आगे फिर नंद वंश है, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है, और महापद्म नंद क्या हुआ? ठीक है, महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है परशुराम का द्वितीय अवतार किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है, ठीक है। परशुराम का द्वितीय अवतार किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे।
ठीक है, यानी इतिहास में पूछा जाता है कि परशुराम के दूसरा अवतार। आगे है नंद वंश के बाद अगला वंश आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बताइएगा जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ठीक है, 345 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और 322 में गद्दी पर बैठे थे, यानी मौर्य वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे? 322 यानी 322। हमें याद कैसे रखना है, इस बातों को समझिएगा। पहला वंश तो आप हर एक वंश को याद रखना है 544 यानी 544 में हर एक वंश, ठीक है, ध्यान रहेगा। मौर्य वंश की बात करते हैं 322, मतलब एक देख रहे हैं घटते क्रम में है ना, यानी 544 544। मौर्य वंश की बात करते हैं तो 322 यानी 322, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक क्रम में है 345 यानी 345 बीसी में, ठीक है, ईसा पूर्व में। आगे मौर्य वंश के बाद आता है कौन सा वंश? शुंग वंश, और शुंग वंश के संस्थापक कौन होते हैं? पुष्यमित्र शुंग होते हैं, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग होते हैं। और शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश, और कर्ण वंश के संस्थापक कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। और कर्ण के बाद कौन सा वंश आता है? आंध्र सातवाहन, और आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हो जाएंगे। सातवाहन के संस्थापक कौन होंगे? सिमुख हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, संसद के लिए जो राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है संसद के लिए जो है राष्ट्रपति के भाषण को तैयार करने का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बताना है, दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में है? तो दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आपको बताना है जो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य, बिल्कुल सही है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? भास्कराचार्य हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। आगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइएगा, वेबर हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, मधुबनी कला से जो है किस राज्य का संबंध है? तो बिहार का होगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना, केदारनाथ में जो है किस भगवान का मंदिर है? तो शिव का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना, मालती माधव के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, 10 यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का आवास है? ठीक है, ये लंदन में, यानी कहने का मतलब जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास है। यानी 10 डाउनिंग जो है यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये लंदन में पड़ता है, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, ठीक है। चलिए आगे आप बताइएगा, वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर जो है का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो विलुप्त हो रहे जीवों के संरक्षण से संबंधित है ये। और आपको बताना है, विलुप्त हो रहे जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा बुक जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति ने जो है किस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो डाक दर संशोधन विधेयक, जिसमें किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जाल सिंह के द्वारा जो है वीटो पावर का जो है यूज किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद जो है ये किस में उल्लेखित है? ये कठोपनिषद में हो जाएगा। यानी यम नचिकेता का जो है संवाद जो है किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का है। यानी मजहब नहीं सिखाता है कि जो आपस में बैर रखना है, यह मोहम्मद इकबाल का जो है उक्ति पंक्ति है। आगे बताना है, किसके शासन काल में जो है चट्टानों को काटकर जो है मंदिर का निर्माण किया गया था? सर्वप्रथम किसके शासन काल में चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन, ठीक है, राजा महेंद्र वर्मन के काल में किया गया था। आगे बताना है, चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की एक नई शैली की विकसित किया गया था चंदेल शासक के द्वारा, जो कि कौन सा शैली था? वो चंदेल खजुराहो यानी खजुराहो शैली था, ठीक है, जो कि चंदेल के वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक हो जाएंगे चंदेल वंश के संस्थापक। और चंदेल शासक के द्वारा एक नए शैली का स्थापित किया गया था, जो कि मंदिर निर्माण शैली था, जिसका नाम खजुराहो शैली था, ठीक है। आगे बताना है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दिया गया था? जयचंद को दिया गया था। अब हम पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद, इन तीनों से रिलेटेड कुछ युद्ध है जिसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जो किसके किसके बीच होता है?
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। और इसमें विजयी कौन रहता है, यानी जीत किसका होता है? पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। किनका होता है? पृथ्वीराज चौहान का। आगे चल के, आप सो रहे हैं ना, गलत बात है, थोड़ा सा आंख नहीं बंद कीजिए, नहीं तो बंद ही रह जाएगा, तो गर्मी है, ठीक है। नजर मेरा सब पे रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहा। अगली बार क्या होता है? अगले साल जो 1192 में क्या होता है? तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी विजयी होता है। और इस युद्ध में जो है जयचंद जो है आगे चल के जिसके साथ युद्ध होता है, जयचंद मोहम्मद गौरी का मदद करने का काम करता है, ठीक है। और आगे चल के मोहम्मद गौरी सोचा, यदि जब मेरे साथ, यानी उसके साथ जब यदि विश्वासघात कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। फिर आगे चल के जो है चंदावर का युद्ध होता है, जो 1194 में होता है। और उसी में क्या किया था? देशद्रोह का संज्ञा देकर जो है दिल्ली में जो है गला काट के टांग दिया था इसका, जयचंद का। तो आपको बताना, यानी ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। कब होता है? 1194 में होता है, 1194 में होता है। आगे चल के जो है फिर एक तराइन के तीसरे युद्ध के नाम से जो है व्याख्या है। जो तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 में होता है। 1215 में किसके किसके बीच होता है? तो इल्तुतमिश और यालदौज के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। और इसमें इल्तुतमिश को सभी लोग जानते होंगे, जो गुलामों का गुलाम इतिहास में इल्तुतमिश को कहा जाता है। और जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या हम वास्तविक संस्थापक की बात की है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक। इसके साथ साथ और इल्तुतमिश के साथ तो यालदौज के बीच जो हुआ था, ये यालदौज कौन था ये पूछा जाता है। तो ये यालदौज जो था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी का ही सेनापति था यालदौज। और वही यालदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच जो इल्तुतमिश के बीच जो है 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम, ठीक है। आपको बताना है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। और बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। और आगे आपको बताना है तुजुक ए बाबरी का जो है आगे फारसी में अनुवाद करने का काम किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। और फारसी में अनुवाद जो है बाबरनामा के नाम से ही किया था, यानी पहले तुजुक ए बाबरी था, उसका बाबरनामा नाम से अनुवाद किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। आगे बताना है आपको कोणार्क यानी उड़ीसा के जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह प्रथम के काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको पाटलिपुत्र में जो है घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान सिंध और पंजाब को जो है जीत चुका था सबसे पहले। इसके बाद जो है मौर्य पे उस समय किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का जो है शासक कौन था वहां पर? घनानंद शासन कर रहा था। और घनानंद का ही जो है पुरोहित यानी पंडित जी कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, उन्हीं का नाम है। तो चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मगध की गद्दी प्राप्त हुआ था। और आगे चल के जो है प्रधानमंत्री का काम यानी पद जो है किसके दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य को ही दिया गया था, यानी कौटिल्य को दिया गया था। और चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो है रचित एक पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में जो है आपसे पूछा जाता है किस विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें दिक्कत हो जाता है अर्थशास्त्र, तो आपको लगता है इकोनॉमिक्स से सीधा सीधा, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किस विषय के बारे में जानकारी मिलता है? तो राजनीति के बारे में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, यानी उन्होंने राज्य कैसे जो स्थापित किया जाए, यानी राजा कैसे बना जाए, उन्होंने बताने का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं उसी के बारे में, यानी राजनीति के बारे में ही बताए होंगे। आगे बताइएगा वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी?
तो वज्जी की राजधानी वैशाली था, ठीक है वज्जी। बिहार में बताइएगा जब महाजनपद काल में जो यानी टोटल महाजनपद कुल कितना हुआ था, टोटल 16, जिसमें बिहार में कुल कितना था, 3 महाजनपद था। 3 और 3 में कौन कौन था ये भी बताना है आपको। पहला तो वज्जी संघ वैशाली जान गए, दूसरा अंग चंपा, ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं मगध, पाटलिपुत्र हो जाएगा जिसकी राजधानी। ये 3 जो है बिहार में स्थापित था, ये भी ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है कि जो है महाजनपद काल में जो यानी 16 महाजनपदों में जो विभाजित हुआ था, ये किस पुस्तक के यानी किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ की यदि हम बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ किसमें बात करते हैं तो भगवती सूत्र में। ये पूछा गया है प्रश्न प्रीवियस ईयर का कई बार कि जो है किस जैन ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध में तो अंगुत्तर निकाय और जैन में तो भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। आगे आपको बताना है मुगल काल में जो है जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को जो है क्या कहा जाता था। तो आप क्या बोले, हरकारा, बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं जासूस या गुप्तचर जो होता है क्या करता है, किसी को बात सुन लेता है, थोड़ा सुनता है, बढ़ा चढ़ा के बोल देता है, लोग को हरकाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा कैसे याद रखना है। तो जासूस और गुप्तचरों को जो है मुगल काल में क्या कहा जाता था, हरकारा कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आपको बताना है संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। देख रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया था। और किस अनुच्छेद में दिया गया था, 300 के क में। और पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे किस भाग में वर्णित है संपत्ति का अधिकार, तो भाग 12 में वर्णित है। हम उस दिन पिछले क्लास में आपको आर्टिकल 19 का जो है ABCDEFG तक जो है सारा याद करवाए थे। याद है सभी लोग का, एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है आर्टिकल 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। आगे बताए थे बी में क्या हो जाएगा, सभा, यानी कहने का मतलब यदि आपको बोलने आता है तो आप लोगों को एक जगह बैठा के जो है आप बोल सकते हैं, यानी सभा आयोजित कर सकते हैं, यानी बिना हथियार का, ये भी है। चलिए, जब बोलने आ गया तो यदि सभा कर लिया, सभा करने जब आपके पास लोग है तो फिर तीसरा संघ यानी पार्टी बना सकते हैं, सीधा समझिएगा, संघ बना सकते हैं। 3 हो गया, यानी 19 का सी हो गया। 19 के डी में क्या बताए थे आप लोग को, जब आपके पास कोई पार्टी है यानी कोई संस्था है यानी संघ है तो आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे तब ना लोगों को जानकारी मिला। तो यानी देश के किसी भी कोना में आप जा आ सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता 19 के डी में है। आगे बताएं 19 का ई में क्या है, आप देश के किसी भी कोने में जो है बस सकते हैं, यानी बसने की आजादी जो है 19 का डी में हो जाएगा। और 19 के ई में बताए थे आप लोग को 19 का ई में बसने की आजादी 19 के ई में था। आगे 19 का एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया था। आगे 19 का एफ में बताइएगा जो हो गया। और जी में क्या हो जाएगा, जब आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं तो जीविकोपार्जन के लिए जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो G4 जीविका, G4 वही जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय हो जाएगा। अभी भी क्लियर हो गया होगा सभी लोग का। चलिए आगे बताइएगा, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को जो है संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी साधारण बहुमत या विशेष बहुमत, इसके आधार पर बताना है। तो संविधान हाँ ठीक है, जो अनुच्छेद में यदि संशोधन की बात यदि होती है तो उसमें साधारण बहुमत की जो है अनिवार्य रूप से लाया जाता है। आगे आपको बताना है निर्वाचन आयोग कब से 3 सदस्यीय निकाय बना था। 1993 से जो है 1 अक्टूबर 1993 से जो है निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय बना था। इससे पहले एक ही था। आपको बताना निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। अगर डेट की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रेस की आजादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 19 के 1 के अंतर्गत आता है, यानी 19 के 1 के अंतर्गत ही आता है। आगे आपको बताना है सभी भारतीयों को जो है तिरंगा फहराने का अधिकार जो है अपने अपने घरों पर, ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, 2002 से है, जो किस आर्टिकल के तहत, तो 19 के क के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। हाँ, यानी 19 के ए के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे बताना आपको
रावी नदी के तट पर जो है आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1929 में किया गया था, जो कि कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। और जो जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। सही है। और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस का? तो लाहौर अधिवेशन ही हो जाएगा 1929। आपको बताना है पूर्ण स्वाधीन